गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, भारत का भूगोल जीके फाउंडेशन कोर्स 2022 का जो वर्तमान में एट प्रेजेंट भारत का भूगोल का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आज क्लास नंबर 7 है। यानी इससे पहले हमारी 6 क्लासें हो गई हैं और 7वां दिन आज का है। ठीक है, तो आप सभी लोग आई होप कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आइए फ़िलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए आज के अपने इस सेशन को हम चर्चा करते हैं। और पढ़ने वाले क्या हैं हम वो देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने नज़र आएगा हम पढ़ेंगे क्या। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल का जो सेगमेंट हुआ था भारत और उसके द्वीप समूहों का के बारे में सेगमेंट हुआ था, तो उस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था भारत और द्वीप समूह। और आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं भारतीय राज्यों का गठन। ठीक है, भारतीय राज्यों का गठन देखेंगे और उसी राज्यों के गठन के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे उसमें से देखेंगे कि भारत के दृष्टि से, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, आइए यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए एक। भारतीय राज्यों का गठन। हेडिंग बनाइएगा इसे आप और समझते हैं इसे कि भारतीय राज्यों का गठन कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो यहाँ से हम आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि हमारा भारत, मैप बना दें, ये है हमारा भारत। ये है भारत। और अभी आपको पता होगा कि हमारे भारत में एट प्रेजेंट वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इतनी बात तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होगी, जो प्राइमरी क्लासों में पढ़ रहे होंगे उनको भी ये सारी बातों को मालूम रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अब बात ये आ जाती है भारतीय राज्यों का गठन हुआ कैसे। तो आप सभी लोग यहाँ पे पॉइंट नोट करना कि हमारे भारत के जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, ठीक है, वो भाषा के आधार पर हुआ है। भाषा के आधार पर हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन हुआ है। इतनी बात हो गई होगी क्लियर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे भारतीय स्टेट, जो भी इंडियन स्टेट हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उनका गठन कैसे हुआ है, तो आपको बताना होगा लैंग्वेज के आधार पर, अर्थात भाषा कि कौन से व्यक्ति कैसी भाषा बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने 28 व्यक्ति हैं और 28 व्यक्ति में से 2800 व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलते हों
और हम एज अ जज और कहें कि भाई यहाँ पे लोग अलग अलग भाषाओं को बोल रहे हैं, इस प्रकार से आइए हम भारत को 28 राज्यों में बांटते हैं और बांटने का जो डिवाइडेशन है वो भाषा के आधार पर होगा, लैंग्वेज के आधार पर होगा। ठीक है, अब ये स्थिति कब आई? 1947 के बाद, यानी यहाँ से कहा जा सकता है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद ये सिचुएशन देखने को मिली। अब सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि भाषा के आधार पर हमारे भारत में 28 राज्य हैं, ये तो आपने बता दिया। अब इस 28 राज्य में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले उसका गठन किया गया? तो आप नोट कर लो, यहाँ पर सबसे पहले गठन किसका हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। इसको आप नोट कर लेना भाई, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलना आप। आंध्र प्रदेश जो आप अभी देख रहे हैं, इसे भाषा के आधार पर, ठीक है, इसे इस राज्य का गठन किया गया। और कब किया गया आप नोट कर लो, क्योंकि 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी और सबसे पहले लैंग्वेज के आधार पर हमारा एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश, और ये सन थी 1953। 1953 में भाषा के आधार पर भारत का एक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाई जब 28 राज्य हैं, एक राज्य का फॉर्मेशन हो गया। अब बात की जाए दूसरे राज्य की, तो दूसरा राज्य जो था ये गुजरात था। नोट करो इसे। दूसरा जो भारत का राज्य है जिसका फॉर्मेशन, जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है, तो वो है क्या? गुजरात। तो ये गुजरात कब हुआ था? तो 1960 में। आप इतना पॉइंट्स नोट करते चलना। तीसरा अगर बात की जाए तो तीसरा हमारे भारत का राज्य था नागालैंड। नागालैंड ये सन 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बना। चौथा, कम से कम 5, 6, 7 तो हम जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है, चौथा अगर बात की जाए, आप देखे होंगे हरियाणा। हरियाणा राज्य का फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ सन 1966 में। और पांचवा राज्य भी एक राज्य आप और देख लो, पांचवा राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सन 1971 को इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सीक्वेंस से आपको याद रखना है। सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। दूसरे नंबर पर गुजरात का, तीसरे नंबर पर नागालैंड, चौथे नंबर पर हरियाणा, पांचवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का। इतनी बात आपको क्लियर है? आइए उसके बाद देखते हैं, कुछ और भी थे। अब लोकेशन देख लो आप कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश ये पहले भाषा के आधार पर ये बना हुआ है पहला स्टेट। दूसरा स्टेट था गुजरात, ये वाला एरिया गुजरात का है। और ये सन 1960 में भारत का राज्य बना, अर्थात किसके अकॉर्डिंग? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, भाषा के आधार पर। तो दूसरे नंबर पे ये बना। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे नागालैंड, ये यहीं पर है कहीं, नागालैंड, आप इसे नाम लिख लो, नागालैंड। ये तीसरे स्थान पर, यानी तीसरा गठन नागालैंड का राज्य का हुआ। चौथा गठन जो है हरियाणा है, ये यहीं पड़ता है हरियाणा। हरियाणा इसका गठन
चौथे नंबर पर हुआ, यानी चौथा, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा नागालैंड, चौथा हरियाणा। एक और बचा हिमाचल प्रदेश, ये यहीं पर है हिमाचल प्रदेश, HP, ये 5वें स्थान पर इसका फॉर्मेशन हुआ। अब बात आती है कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें जुड़वा बहन जो कहते नहीं कि भाई ये 7 बहन हैं, असम से निकले हुए जो भी राज्य हैं उन्हें 7 बहन कहा जाता है। आइए इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें, हेडिंग बना लीजिए आप, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणि मेघा त्रिपुरा, मणि मेघा त्रिपु, मणि मेघा त्रिपु। याद करने का तरीका देखो, यहीं पर है, यहाँ पर हो गया मणिपुर, ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया मेघालय, यहाँ पर हो गया त्रिपुरा। देखो यहाँ मणिपुर, यहाँ मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा। तो इन तीनों राज्यों का फॉर्मेशन अर्थात गठन एक साथ हुआ था। अब एक साथ कब हुआ था? 1972, यानी 1972 में मणिमेघा त्रिपु, मणिमेघा त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का फॉर्मेशन हुआ, तीनों राज्यों का गठन सन 1972 में हुआ। ठीक है, आइए उसके बाद और भी राज्यों को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे मिजोरम, मिजोरम की बात की जा रही है, मिजोरम हो गया, और हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों का जो फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले, देखिए यहाँ तक तो प्रश्न नहीं आता, लेकिन आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हमारे भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किसका हुआ? आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का कब? सन 1953 में। दूसरे राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ? 1960 में हुआ, गुजरात का हुआ। तीसरे नंबर पर नागालैंड 1963 में, चौथे नंबर पर हरियाणा 1966 में। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश 1971 में। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा अब हम बढ़ेंगे अपने कुछ और कॉन्सेप्ट की ओर, और कॉन्सेप्ट आपका इसी पेज पर हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे सारे जो भी अभी आपको बताया गया सारे पॉइंट्स, उसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ी सी बात हो जाती है जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न आपसे बनाता है, काफ़ी समय पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए आपको पहली बार एक ऐसा एडुकेटर मिला है जो आपको लिख लिख कर पढ़ाता है। आप पूरे YouTube पर देखो, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके सामने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रखा जाता है, आप सभी लोग उसी में खुश हो जाते हो। कोई कहता है ऑप्शन नंबर A ठीक है, कोई कहता है B ठीक है, कोई कहता है 3 ठीक है, कोई कहता है 4 ठीक है। तो आप एग्जैक्ट ऑप्शन पे जाओ भाई। एग्जैक्ट ऑप्शन आप तभी कर पाएंगे जब आप बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, और ये वर्तमान में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आप भरोसा रखें, मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, लेकिन एक चीज़ आपको मेरी बात माननी होगी, आप डेली चलते रहो, थोड़ा थोड़ा खाओ, यानी थोड़ा थोड़ा खाने से मतलब ये है थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो। आप एक क्लास तो कम से कम रीजनिंग की ले ही सकते हैं, रीजनिंग का भी मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स। दूसरा, जनरल साइंस को पढ़ाया जा रहा है, जनरल साइंस में ज्योग्राफी के पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके आनंद पासवान सर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के साथ साथ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि एज अ टीचर, या आप मुझे बड़ा भाई मानो, कुछ भी मानो, नो प्रॉब्लम, कि वो पढ़ा क्या रहा है, वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है आप उस तरीके से नोट्स को पढ़ो, देखो कैसे नहीं आता आपको। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के बड़े राज्य
यहाँ से काफ़ी टाइम प्रश्न बने हैं। तो हमने क्या बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, कम से कम आप 4 तो याद ही रखो। पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है और वो ट्रिक है रामू। गजब की ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद करो। रामू रमू। अब देखो यहाँ से स्पष्ट ये है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में ये R होगा, उसके बाद ये M होगा, उसके बाद फिर से ये M होगा, उसके बाद चौथा जो होगा ये U होगा। तो ट्रिक क्या है, अब इस R का अर्थ क्या हो गया, राजस्थान। ठीक है। दूसरा M से क्या हो जाएगा, MP मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो यही है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य और ऑप्शन में आपको राजस्थान ना दिया रहे तो इन तीनों में से एक दिया रहा होगा, या मध्य प्रदेश न दिया गया होगा, महाराष्ट्र दिया गया होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, इसलिए हमने आपको शुरू के 4 बता दिए हैं। अब इसी चारों में से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करो, भारत के यानी क्षेत्रफल की, इसको आप नोट कर लें, दृष्टि से भारत के छोटे राज्य। तो आप इतना याद रखना गोवा को, क्योंकि गोवा भारतीय एक ऐसा भारतीय राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इतना बात याद रखना। आइए बढ़ते हैं हम अपने और भी पॉइंट्स की ओर। और भी पॉइंट्स हैं। अगर बात की जाए भारत के यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं लिख ही दे रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े यूटी, यूटी का मतलब समझ रहे हैं आप, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने पूछा आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि 2 ही हैं, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश तो बहुत हैं, लेकिन अब पहला जो सबसे बड़ा है उसका नाम लिखो आप सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अंडमान एंड निकोबार। ये हो गया। यहाँ तक आप सभी लोगों को बात क्लियर है। उसके बाद छोटा सा एक पॉइंट और आप नोट कर लो, सब कुछ वही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे यूटी, यूटी का अर्थ आपको मालूम चल गया होगा, आप नोट करो लक्षद्वीप। आइए मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ सारे राज्यों को, वरना आप कन्फ्यूजन में न रहें। ये भारतीय इसको भारत को मैप बनाया जा रहा है। अच्छा ना बने तो हंसिएगा मत। ठीक है। ये हमारे भारत है। अब इसमें मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया लद्दाख। तो लद्दाख यहाँ पर है,
यूटी की बात की जा रही है, सबसे बड़े यूटी में लद्दाख है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे बड़े में हो गए। सबसे छोटा यूटी जो है यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये हो गया। आइए इसको हम थोड़ा हाईलाइटर कर देते हैं अब। और भी सारे राज्यों को भी आप देख लो। अंडमान एंड निकोबार ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो हमने क्या बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, जिसके लिए एक ट्रिक बताया रम्मू। सबसे पहले स्थान पर आता है राजस्थान, कलर को चेंज करेंगे हम, ये है यहाँ पर राजस्थान। दूसरा है बिल्कुल मध्य लैंडलॉक मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। चौथा है यूपी। इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लो, इसको आप अलग कलर से हाईलाइट करिएगा, ब्लैक कलर से। थोड़ा हाईलाइटर की स्पीड आप बढ़ा दो। ये राजस्थान, यार दिख नहीं रहा है ना, कौन सा हाईलाइटर लें हम, हाँ ये ठीक है। राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ये आपको दिखा, इतने में कोई समस्या कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए अब। हाँ भाई, अब तो आगे बढ़ सकते हैं ना हम। और हाँ, एक चीज़ आप सभी लोग ये कमी करते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं। अब बताने से मतलब ये है, आप अपने सुझावों को बताइए भाई कि हाँ, कि हमारी टीम आपको कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है। आप अगर बताएंगे नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे अपनी टीम में। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, टीम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत बताइए, हम उसे पूरा का पूरा सुधार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक मिनट यार, थोड़ा सा रुकना। आओ चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं इरेज कर दूँ अब, है भाई? आइए यहाँ से पूरा का पूरा हम करते, पूरा नहीं, थोड़ा सा इरेज कर दो। जितना आपने बताया है थोड़ा थोड़ा इरेज करते चलो, ठीक है? ये इरेज हो गया। अब उसके बाद आगे पॉइंट्स आप बना लो। पॉइंट्स ये है, सब कुछ तो आपने बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी तो आपने बता दिया। आप ये तो बता दो, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, यानी जनसंख्या के आधार पर राज्य एंड यूटी, यूटी का वही मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर यानी हमारे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसमें है, और हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, उसी के बारे में आइए यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। सबसे पहला मैं ये कहूँगा, लार्जेस्ट स्टेट एंड यूटी पहला। दूसरा हम कहेंगे स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूटी। अब देखो, जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है
जो सबसे अधिक है, तो आप नोट करना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर बात कर दी जाए लार्जेस्ट यूटी, यानी हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उस यूनियन टेरिटरी में से सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली। हमने लिख दिया ना लार्जेस्ट स्टेट ऑब्लिक यूटी। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूटी की बात की जाए तो हमारे भारत का राज्य है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन है कहाँ पर। स्मॉलेस्ट स्टेट किसमें, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम, हिंदी भी लिख लेना आप लोग, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक। तो सबसे कम किस भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां सबसे कम जनसंख्या है, वो है सिक्किम राज्य, सिक्किम है। और सबसे कम जो यूटी है स्मॉलेस्ट, वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या में बात क्लियर है, आइए आप मैप के थ्रू देख लो। लार्जेस्ट स्टेट यूपी है, ये यूपी की बात हो रही है, यानी इस यूपी में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और यूटी की बात की जाए दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पर सीएम का भी पद है। एक दिल्ली में जो एट प्रेजेंट अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं, और एक पौंडीचेरी, यहाँ पर भी सीएम है। हालांकि सीएम का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, सीएम का नाम क्या था यार, ध्यान में नहीं है अभी सीएम का नाम, लेकिन यहाँ पे सीएम हैं। ठीक है, देखिए जो चीज़ ना आए डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ भाई कि हाँ मेरे को नहीं मालूम है कि यहाँ के सीएम, हालांकि ध्यान में है लेकिन जुबान पे आ नहीं रहा है कि है क्या। मैंने पढ़ा था आज, मैंने देखा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए अब बात करें, अगर हम यहाँ तक तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। आपको पता है लिंगानुपात, जानते हैं लिंगानुपात, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप क्या होता है, आइए इसको आज जानते हैं हम। जनरेशन गैप, इसका मतलब हो गया लिंगानुपात। अब लिंगानुपात का ओरिजिनलिटी आज आप समझेंगे, ये लिंगानुपात वास्तव में है क्या। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लिंगानुपात 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या कहा यहां पॉइंट, कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात वही लिंगानुपात कहलाता है। यानी साफ शब्दों में अर्थ है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुष में से कितनी महिलाएं हैं, या उनके अनुपात क्या है, कितने कितने रेशियो में बटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, और यहाँ बात करेंगे हम 2011 जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार, थोड़ा सा रुकिएगा, तक आप भी पी लो पानी वानी।
ठीक भाई। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार ये जनरेशन गैप बताया जा रहा है, अर्थात लिंगानुपात बताया जा रहा है। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं ये कहूँगा सर्वाधिक लिंगानुपात, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य के हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राज्य ऑब्लिक यूटी। अब ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरे, अब देखो इसको पहले आप जानो कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, और लिंगानुपात का अर्थ आपने समझा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आज आपको मालूम चल जाएगा, ये 1084 हैं। 1084 कहाँ पे है, ये किस राज्य में, केरल में। और सर्वाधिक लिंगानुपात किस यूटी में है, तो 1037 किस यूटी में, पुडुचेरी। ठीक है, ये हो गया, इतनी बात क्लियर। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां से, तो दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं, वो दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात स्टेट ऑब्लिक यूटी, इसको जान लेते हैं हम भाई। हाँ, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा की है, हरियाणा की 87, यानी समझो मेरी बात, 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात, मतलब कहने का मतलब 1000 पुरुष तो हैं, 84 एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, 1037 देख रहे हैं आप। सबसे ज्यादा की बात की जा रही, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो 879 879, ठीक है, ये 879 हैं, किसमें, हरियाणा में। ऑब्लिक करके अगर मैं यूटी की बात करूं, यूनियन टेरिटरी की बात करूं, किसमें है सबसे कम, तो आपको पता होना चाहिए दमन और दीव, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इसे एक कर दिया गया है, ठीक है। ये भी यूटियां हैं। इसमें कितना है लिंगानुपात, 618, किसमें, दमन एंड दीव, ठीक है। ये अगर यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आप सभी लोगों को अगले स्लाइड में, और यहीं से आप नोट कर लेना, ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं कहीं पर यूट्यूब पर विशेष से। मैं जिस प्रकार से फाउंडेशन लेके चल रहा हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि इसमें कोई चीज़ ना छूटे आपका, तो मैं पूरी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, अन्यथा मैं छोड़ दूँ, आप बता भी नहीं सकते कि आपने क्या छोड़ा और क्या पढ़ाया, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई थोड़ा, और चैनल का सपोर्ट करते रहो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। अब हमने सबसे पहले जाना जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, स्मॉलेस्ट कौन से हैं, ये देखा, यूटी देखा हमने, फिर हमने लिंगानुपात देखा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे साक्षरता। साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है, इसमें नोट कर लेना आप, साक्षरता की दृष्टि से। साक्षरता का मतलब वो यहां से लिटरेट्स, लिटरेट्स मतलब होता है साक्षरता। इसको आप हेडिंग बना लो।
आओ देखते हैं। साक्षरता का मतलब आप समझते हो, पढ़े लिखे लोग, और इलिटरेट मतलब होता है, देखो लिटरेट मतलब साक्षरता और इलिटरेट मतलब असाक्षरता। साक्षर असाक्षर, साक्षरता मतलब ये होता है कि पढ़े हुए लोगों को। वही जानेंगे भाई सबसे अधिक, सबसे अधिक। सबसे पहले हम राज्य जानेंगे, किस राज्य में है, ऑब्लिक किस यूटी में है। आइए इसको हम देखते हैं। अगर साक्षरता की बात की जाए, यानी पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए, तो सबसे अधिक जो राज्य आता है वो उस राज्य को क्या बोलते हैं भाई? केरल। आप देख रहे हो, केरल। केरल राज्य जो है सबसे अधिक साक्षरता माना जाता है भाई, केरल। यार केरल ही है कि कोई दूसरा है? हाँ, ये आप ध्यान रखना भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2011 जनगणना अनुसार, ये विशेष ध्यान रखना, 2011 के जनगणना के अनुसार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो केरल की जो सबसे अधिक साक्षरता दर जो आई है वो लगभग 94%। कितना? 94%। और सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, अर्थात किस यूटी में है? तो वो आप लिख लो, लक्षद्वीप। देख रहे हो, लक्षद्वीप सभी चीज़ों में आगे आ रहा है, लगभग 91%। ठीक है बात। अब आइए उसके बाद देखते हैं हम। सबसे अधिक तो हमने देख लिया साक्षरता, अब सबसे कम। सबसे कम किस राज्य में है और किस यूटी में है? यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। आइए हम देखते हैं अब सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे कम की बात की जाए, अब आप कहोगे क्या ये सही बात है? 61.80%। बिहार। लोग बिहार वाले को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वाकई में बिहार वाले, भले ही यहाँ पे साक्षरता कम दी गई, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हैं भाई। हालांकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट तो हैं बिहार के लोग। लेकिन यहाँ पे फिर भी साक्षरता इनकी कम दिखाई जा रही है। सोचने वाली बात है भाई। आप देखते होंगे कितने टॉपर्स हैं ऐसे यूपीएससी आईएएस अधिकारी, कितने आईएएस अधिकारी वहाँ से बनते हैं बिहार से, और उन्हीं की साक्षरता तो आज कम दिख रही है। ये कोई बात नहीं, जो रिपोर्ट है, जो जनगणना है, उसके आधार पर बताया जा रहा है। यूटी की बात करें तो वो है 76%। किसका? दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, ये सबसे कम जो आ रहा है राज्य में, तो बिहार आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव आ रहा है, ये यहीं पर है, दमन एंड दीव। बिहार ये देखो यहीं पर बसा हुआ है पूरा का पूरा बिहार। तो इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। एक मिनट थोड़ा सा देखता हूँ मैं आज मेरा जो कंटेंट था वो कंटेंट क्या कह रहा है और क्या बताना चाहिए मुझे, और भी आगे कुछ हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। हाँ, यहाँ से हम थोड़ी सी सीखेंगे, और आप यहाँ पे हेडिंग बनाओ।
अब हेडिंग बना लीजिए यहाँ से, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ये छूट गया था पीछे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ये हेडिंग बनाओ आप लोग, तुरंत बनाओ हेडिंग और आओ समझते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक मैप लेंगे, मैप, ये एक भारत का हमने मैप लिया, अच्छा बन गया तो ठीक ही है, अन्यथा फिर से प्रयास करेंगे। ये है, ये हमारा भारत है, हम सब लोगों को पता है कि हमारा भारत ही है। अब क्या बताना चाह रहे हैं आप, आपने कहा प्रादेशिक जल सीमा, ये आपने क्या बता दिया, ये इसका अर्थ क्या हुआ, आओ हम आपको सिखाते हैं आज प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। सबसे पहले बात तो ये आती है, प्रादेशिक जल सीमा यानी जल में ये हमारे, ये अरब सागर है ना, ये पहले मैं बताया हूं आपको, ये बंगाल की खाड़ी है। तो प्रादेशिक जल सीमा इसे कहते हैं, जल की सीमा यानी हमारे भारत के ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जल भरा हुआ है, पूरी बंगाल की खाड़ी ही तो है ना, ये कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूं। ये देखो, आओ इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, एक लाइन हम ले रहे हैं यूं इस प्रकार से, ठीक है, और इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये हमारे भारत की भूमि हो गई है ना, भारत की भूमि, और ये समुद्र से लगा हुआ है। तो यहाँ से लमसम इस लाइन तक, एक लाइन मैं मान लिया हूँ, आधार मान लिया हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल मील है ये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, जो प्रादेशिक जल सीमा होती है उसे नॉटिकल मील में नापा जाता है, ठीक है, और भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 नॉटिकल मील है। अर्थात यहाँ से लेकर इस लाइन तक यानी इतनी दूरी तक 12 एनएम का मतलब नॉटिकल मील। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 12 नॉटिकल मील, इसको आप नोट करो। सबसे पहला 12 नॉटिकल मील, हम कह सकते हैं कि इस भारत की भूमि से लेकर इस 12 नॉटिकल मील मतलब समझते हो आप, यहाँ पे आप ये भी लिख लेना, एक एनएम मतलब नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितना, 1.8 किलोमीटर ये नॉटिकल मील होता है, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। अब 12 नॉटिकल मील के अंदर भारत का क्या अधिकार है, तो हम कह सकते हैं हमारा भारत, ठीक है, हमारे भारत का इस क्षेत्र में कब्जा होता है, यहाँ कोई और कब्जा नहीं कर सकता। 12 नॉटिकल मील की बात हो रही है, यानी इस भूमि से लेकर यहाँ तक लमसम 12 नॉटिकल मील तक हमारे भारत का ही क्या है, ये हिस्सा है, ठीक है। ये बात हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 नॉटिकल मील तक किसका अधिकार क्षेत्र होता है, तो उस हर एक उस देश का होता है 12 नॉटिकल मील के दायरे तक। अब यहाँ तक तो बात हो गई। दूसरा बात यहाँ पे ये आ जाती है, एक होता है कॉन्टिजियस जोन।
कॉन्टिजियस जोन, जिसका मतलब होता है हिंदी में संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। अब संलग्न क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? देखो मैं फिर से एक लाइन की, देखो ये लाइन वाइन है नहीं कुछ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब अन्यथा आप ये मान लो कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये बताया वो बताया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 12 मान लो आप, तो इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक कितना हो गया? 24, यानी 12 ये टोटल कितना हो गया? 24 नॉटिकल मील। तो जो कॉन्टिजियस जोन होता है ये 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक होता है। पहली बात ये हो गई। अब अगर बात की जाए कि भारत का इस क्षेत्र में क्या अधिकार है, तो वही तो जानने चल रहे हैं हम। आओ यहाँ पे नोट कर लो, इस क्षेत्र में साफ सफाई और यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। साफ सफाई और जो अलग कंट्री के नाव अगर इस दायरे में आ गए तो उनसे टैक्स भी लिया जाएगा, और नावों से टैक्स की वसूली की जाती है। टैक्स वसूली, इतनी बात क्लियर। यानी इस 0 यहाँ से 0 है भाई भारत की भूमि से, और 12 नॉटिकल तक तो भारत का अधिकार है, लेकिन 12 के बाद फिर से 12 नॉटिकल मील, तो 0 से लेकर यहाँ तक तो 24 नॉटिकल मील हो गया। तो 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील के अंतर तक हमारा जो भारत है, इस ये जो क्या है, इस क्षेत्र में हमारे भारत के द्वारा साफ सफाई का पूरा भरपूर ध्यान रखा जाएगा। और अगर अलग कंट्री के कोई नाव आते हैं, कोई अदर चीज आती है, तो उनसे टैक्स की वसूली की जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हम एक जोन और होता है, उस जोन को हम देख लें। उस जोन को अगर मैं बात करूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आप बनाओ हेडिंग अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, तो यहां पे आप नोट कर लेना बातों को, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नोट कर लोगे। तो नोट करने के बाद फिर मैं आपको समझाता ही हूँ, लेकिन नोट्स भी आपका साथ साथ बने, ये मेरा उद्देश्य है, इससे आपको कहीं और पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और देखो यहाँ अगर बात की जाए, यहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, यानी ये भी हो गया। यहाँ पर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश रिसर्च कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर कोई भी देश आइलैंड डेवलप कर सकता है। अब आपने ये नहीं बताया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। यहाँ से यहाँ तक लमसम लेकर 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील
यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रों का, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। और यहाँ पे कोई राष्ट्र, चाहे जो भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, वो यहाँ पर रिसर्च कर सकता है, कोई आइलैंड डेवलप कर सकता है। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से हो गया होगा क्लियर। तो आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हम कल के सेगमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप वो देख लो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहाँ से पूरा इरेज करता हूँ आपके सामने से, और आपके सामने ये रहा कल का सेगमेंट टोमेरो। बहुत अच्छा टॉपिक चलने वाला है आपका, एकदम न्यूली टॉपिक है, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। बारिश हो रही है भाई। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।